सो हेलो एवरीवन। इंटरनेशनल न्यूज़ से शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। जो मार्च महीने का करंट अफेयर्स का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो अंतर्राष्ट्रीय खबर में पहला है यूएन 80 इनिशिएटिव। ठीक है, यूएन 80 पहल जो है वो क्या है? तो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा ये लॉन्च किया गया है और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म एजेंडा है जो यूएन को मोस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफिशिएंट और रिस्पॉन्सिव ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर पाए टू द नीड्स ऑफ द पीपल एज इट एंटर्स द 80th ईयर। 80वां साल में एंटर कर चुका है। तो 80वें वर्ष में ये अधिक प्रभावी, लागत कुशल और जीवनमुखी बनाने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और क्योंकि आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को ऑफिशियली शुरू हुआ था और 80वें वर्ष में ये एंटर किया। उसी के उपलक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो ये यूएन 80 इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया। ठीक है, अगला है ओटावा कन्वेंशन, ओटावा सम्मेलन। तो नाटो के जो मेंबर्स हैं पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और इस्टोनिया, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो ओटावा कन्वेंशन से विड्रॉ करेंगे, वापस ले लेंगे अपना नाम, ड्यू टू द मिलिट्री थ्रेट फ्रॉम देयर नेबर रशिया। रशिया के डर के कारण ओटावा सम्मेलन से जो है वो नाटो के जो कुछ मेंबर्स हैं पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और इस्टोनिया अपना नाम वापस लेने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा। और पार्लियामेंट लिथुआनिया के ऑलरेडी इस ट्रीटी को ख़त्म करने के लिए वोट कर चुका है। क्या है ये ट्रीटी? तो ये कहता है कि ये 1997 में अडॉप्ट किया गया था कि ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, संधि है, जो प्रोहिबिट करता है क्या चीज़, किसके यूज़ को? प्रोडक्शन, मतलब यूज़, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग एंड ट्रांसफर ऑफ एंटी पर्सनल लैंड माइंस। ठीक है, तो एंटी पर्सनल जो लैंड माइंस होते हैं उनके उपयोग, निर्माण, भंडारण और स्थानांतरण के ऊपर रोक लगाता है ये कन्वेंशन। और इसीलिए अभी चूंकि रशिया की तरफ से मिलिट्री थ्रेट है तो ये कंट्रीज ये रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए ये विड्रॉ कर रहे हैं ओटावा कन्वेंशन से। ठीक है, चलिए अगला, कोalition ऑफ द विलिंग समिट फॉर यूक्रेन। यूक्रेन के लिए कोalition ऑफ द विलिंग जो है वो एक शिखर सम्मेलन कराया गया। ये पेरिस में हुआ। कहाँ पे हुआ? पेरिस में। ब्रिटेन और फ्रांस जो है तो वो टुगेदर मिलकर उन्होंने एक यूरोपियन कोलिशन ऑफ द फॉर विलिंग जो है वो लॉन्च किया। क्या चीज़ के लिए? कि यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी दिया जा सके और रशिया के साथ पीस नेगोशिएशन किया जा सके। तो रशिया के साथ शांति समझौता, शांति वार्तालाप हो और रशिया और यूक्रेन को सिक्योरिटी का गारंटी दिया जाए, ये उद्देश्य से ये लॉन्च किया गया कोलिशन ऑफ द विलिंग समिट। कहाँ पे? फ्रांस में इस बार इसको किया गया था यूक्रेन के लिए। ठीक है, अगला है मिशन 300। मिशन 300 जो है वर्ल्ड बैंक और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक का एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है। क्या चीज के लिए? इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस, जो सब सहारन अफ्रीका में 300 मिलियन लोग हैं, सब सहारन अफ्रीका में, उनको 2030 तक बिजली का सप्लाई, बिजली का एक्सेस देना, ये पर्पस है मिशन 300 का। तो 300 से 300 मिलियन पीपल कहाँ पे? सब सहारन अफ्रीका में, उनको बिजली देना है। इसका इनिशिएटिव है वर्ल्ड बैंक और अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक का। अगला, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, आयोरा। तो आयोरा जो है उसका जो चेयरमैनशिप है वो इंडिया अज्यूम किया 25 से 27 के टर्म के लिए ऑलरेडी। करेंटली वो वाइस चेयरमैन आयोरा का था और श्रीलंका जो था वो करंट चेयरपर्सन था किसका? आयोरा का। ये न्यूज़ में बिकॉज ऑफ मैरिटाइम जो डेवलपमेंट्स होते हैं पैसिफिक और इंडियन ओशन रीजन को मिलाकर, इंडो पैसिफिक की हम पूरी बात करें तो उसमें इंडियन ओशन का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 1997 में स्टैब्लिश हुआ था और इसका जो विज़न है, ये जो लेट प्रेसिडेंट मंडेला साउथ अफ्रीका से जब आए थे इंडिया 1995 में, तभी इसका एक कहीं ना कहीं सोच इसके बारे में रखा गया था। इसका सेक्रेटेरिएट जो है वो इबेन मॉरिशस में है और इसमें 23 कंट्रीज जो है वो मेंबर है जो कि इंडियन ओशन रीजन में रीजनल कोऑपरेशन, मैरीटाइम सिक्योरिटी, इसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, इंडिया चेयरमैनशिप इसका होस्ट कर रहा है 25 से लेकर 27 तक के लिए। ठीक है, अगला, नेक्स्ट है हमारा रायसीना डायलॉग। अगला क्या है? रायसीना डायलॉग। अब देखिए रायसीना डायलॉग क्या है कि हाँ, रायसीना डायलॉग 2025 वाला, इसका 10वां संस्करण जो है वो नई दिल्ली में कराया गया 17 से 19 मार्च 2025 के बीच में। 17 से 19 मार्च 2025 के बीच में ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF जो है उसको, उसके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलकर कराया गया। ठीक है,
नरेंद्र मोदी इसको इनॉग्रेट किए और न्यूजीलैंड के जो पीएम थे क्रिस्टोफर लक्सन वो चीफ गेस्ट रहे। कौन रहा न्यूजीलैंड के पीएम? क्रिस्टोफर लक्सन जो थे वो मुख्य अतिथि के रूप में रहे और थीम था कालचक्र पीपल पीस एंड प्लानेट। कालचक्र पीपल पीस एंड प्लानेट। ठीक है, अगला है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर जो है भूपेंद्र यादव उन्होंने वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट जो है 2025 का वो दिल्ली में 5 से 7 मार्च तक इसको कराया, इनॉग्रेट किया, इसका उद्घाटन किया। थीम जो था वो क्या था? पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशन। तो सतत विकास और जलवायु समाधान को तेज करने के लिए साझेदारी। ये टेरी जो द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है टेरी, उसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज कराया गया। किसके द्वारा? टेरी। लॉन्च किसने किया? यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने। अगला फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025। और फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 क्या है? तो साहित्य अकेडमी ने फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 जो एशिया का लार्जेस्ट लिटरेचर फेस्टिवल है वो दिल्ली में 7 से 12 मार्च तक ऑर्गेनाइज किया। किसने? साहित्य अकेडमी ने किया है। एशिया का ये लार्जेस्ट लिटरेचर फेस्टिवल है, दिल्ली में हुआ 7 से 12 मार्च। जो कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके द्वारा इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया गया। ऑर्गेनाइजर साहित्य अकेडमी। ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा। तो ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में जो बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया था उसमें भारत की तरफ से जो सपोर्ट दिया गया था उसी ऑपरेशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन ब्रह्मा। और इसमें जो हमारा क्या कहते हैं स्पेशलाइज्ड मेडिकल टास्क फोर्स था उसको म्यांमार भेजा गया था ताकि इमीडिएट मेडिकल केयर और रिलीफ उनको दिया जा सके। 118 मेंबर की टीम जो थी शत्रुजीत ब्रिगेड मेडिकल रेस्पॉन्डर की, वो इस मेडिकल रेस्पॉन्स को लीड कर रही थी। ठीक है, चलिए स्क्वाड अलायंस। स्क्वाड अलायंस की बात करें अगर, तो ये एक इनफॉर्मल मिनीलैटरल अलायंस है जिसमें यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपाइंस है। ठीक है, फिलीपाइंस, चूंकि ये न्यूज में इसलिए है कि फिलीपाइंस ने इंडिया को कहा है कि वो भी इस अलायंस को ज्वाइन करे। इसका एम है कि जो अग्रेशन है उसको कंटेन करना, अगर कोई आक्रामकता देखने को मिल रही है तो उसको कंटेन करे और इंडो पैसिफिक रीजन में शांति बहाल रहे, इसके ऊपर ध्यान देना। ये स्क्वाड अलायंस का एम है, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपाइंस। ठीक है, नेक्स्ट पीएम विजिट टू मॉरिशस। ठीक है, तो 11 से 12 मार्च को पीएम कहाँ विजिट किए? मॉरिशस विजिट किए। वहां के नेशनल डे सेलिब्रेशन में वो चीफ गेस्ट के रूप में पहुंचे 12 मार्च। तो वहां पर अपने टाइज को इलेवेट किया गया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में। साथ ही साथ एक नया जो विजन है ग्लोबल साउथ के लिए उसको महासागर नाम दिया गया, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। और इंडिया ने कहा कि वो कोऑपरेट करेगा, जो मॉरिशस में नई सांसद बनाई जा रही है उसको, जो संसद बनाई जा रही है उसको बनाने में इंडिया कोऑपरेट करेगा। फिर वहाँ के प्रेसिडेंट से भी प्राइम मिनिस्टर मिले। ठीक है, और उनको गंगाजल गिफ्ट किया। प्रेसिडेंट वहाँ के हैं धर्म गोकुल। ठीक है, फिर अगर आप देखेंगे तो पीएम और मॉरिशन जो उनके काउंटर पार्ट है उन्होंने मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट पब्लिक सर्विस और इनोवेशन का मॉरिशस में इनॉग्रेट भी किया। ठीक है, साथ ही साथ ओसीआई कार्ड जो है वो मॉरिशियन पीएम और उनके वाइफ को प्लस प्रेसिडेंट और उनके वाइफ को भी दिया गया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड मॉरिशस के राष्ट्रपति को भी, उनकी वाइफ को, और प्रधानमंत्री और उनकी वाइफ को भी। ठीक है, अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन जाने आप तो मॉरिशस में इनका स्वागत जो है प्राइम मिनिस्टर का हुआ था वो गीत गवई से, जो कि ट्रेडिशनल बिहारी कल्चरल परफॉर्मेंस है, क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा बिहारी डायस्पोरा आपको देखने को मिलेगा। इंडिया से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलेशन है, उसमें बिहार के लोग कुछ ज़्यादा है। ठीक है, चलिए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अमेरिका इंग्लिश। तो इंग्लिश को डोनाल्ड ट्रंप ने 1 मार्च के एक ऑर्डर में ऑफिशियल लैंग्वेज यूएस का जो है वो अनाउंस कर दिया है। और व्हाइट हाउस ने ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को कहा कि ये काफ़ी समय से ये डिसीजन लेने की जरूरत थी और ये फाइनली ले लिया गया है। तो यूएस को ने ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में किसको अडॉप्ट कर लिया है? इंग्लिश लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं आगे। A23A वर्ल्ड लार्जेस्ट आइसबर्ग। तो A23A विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड जो है वो, अगर आप देखेंगे, हैज रन अराउंड नियर साउथ जॉर्जिया ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी। तो वो अभी अटक गया था कहाँ पे? दक्षिण जॉर्जिया द्वीप के पास, जो ब्रिटिश टेरिटरी है। और फिर साइंटिस्ट उसके इम्पैक्ट को क्लोजली क्या कर रहे हैं? मॉनिटर कर रहे हैं कि वो कैसे वाइल्ड लाइफ या फीडिंग रूट्स को डिस्टर्ब कर सकता है। ये अंटार्कटिका में 1986 में अंटार्कटिका से डिटैच हुआ था और उसके बाद से ये ड्रिफ्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। और इसके बाद आप देखेंगे तो ये अभी नियर साउथ जॉर्जिया में जाकर ये कहीं ना कहीं अटक गया है, टकरा कर फंस गया है।
इजराइल्स न्यू चीफ ऑफ स्टाफ इयाल जमीर, ठीक है, तो इसराइल ने इयाल जमीर को नया चीफ ऑफ स्टाफ अपॉइंट किया है, जो कि इसका मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है उस दौरान। ठीक है, ये फॉर्मर टैंक कमांडर और डिफेंस मिनिस्ट्री अगर देखें डायरेक्टर जो जमीर है, उन्होंने रिप्लेस किया है लेफ्टिनेंट जनरल हर्जवी हलेवी को, ठीक है, जो हमास का अटैक के बाद रिजाइन कर चुके थे। अभी चूंकि इसराइल न्यूज में है तो आपको ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कौन वहां पे चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में अपॉइंट हुआ है, इयाल जमीर। ठीक है, अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में शांति समझौता पीस ट्रीटी साइन हुआ है। अब ये एक हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू है, एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक रीजन था नगोर्नो करबाख रीजन, ठीक है, नगोर्नो करबाख रीजन जो था, इसको लेकर लगभग 40 सालों से एक डिस्प्यूट चल रहा था अजरबैजान और अर्मेनिया में, और ये फाइनली 13 मार्च 2025 को खत्म हुआ, दोनों के बीच में शांति समझौता कर दिया गया। ठीक है, अगला है फ्रंटियर सीड पैसिफिक प्रोग्राम। ठीक है, तो एडीबी के द्वारा फ्रंटियर सीड पैसिफिक प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया, किस लिए, जो व्यापार है, लोकल स्थानीय व्यापार है, उसको बूस्ट करने के लिए, पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट को स्ट्रेंथन करने के लिए, और सतत आर्थिक विकास सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को पैसिफिक रीजन में इंश्योर करने के लिए। ठीक है, इसमें एडीबी क्या प्रॉमिस कर रहा है, तो एडीबी प्रॉमिस कर रहा है कि वो $2 लाख जो है टेक्निकल असिस्टेंस तकनीकी सहायता के रूप में सी पैक पीटी जो प्राइवेट लिमिटेड है प्रॉन प्रोडक्शन के लिए उसको, और कहूतो पैसिफिक जो एरियल मैपिंग का है उसको पैसे जो है वो देगा। और इसमें जो बैकिंग की जा रही है वो इंटरनेशनल पार्टनर्स लाइक ORCA ट्रस्ट फंड, नॉर्डिक डेवलपमेंट फंड और FCDO, ये सब और सहयोगी संस्थाओं के रूप में काम कर रही है फ्रंटियर सीड पैसिफिक प्रोग्राम में। इसका पर्पस लोकल बिजनेस को बूस्ट करना, कैपिटल मार्केट को मजबूत करना और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना। ठीक है, अगला यूएस का ट्रैवल बैन। तो अमेरिका ने नया जो अपना ट्रैवल यानी यात्रा का प्रतिबंध नीति जो है वो लागू किया है, उसमें 43 देश जो है उनमें से लोगों को जो है वो ट्रैवल की बैन कर दिया यूएस में आने से, और उनको रेड ऑरेंज और येलो लिस्ट में टाइटल मतलब डाल दिया गया है। रेड लिस्ट में 11 कंट्री हैं, जिसमें अफगानिस्तान, ईरान और वेनेजुएला है, जिसमें कोई पूरी तरह से वीजा का सस्पेंशन रहेगा। ऑरेंज लिस्ट में 10 कंट्री, जिसमें रशिया, पाकिस्तान, हैती भी है, ठीक है, उनके लिए वीजा रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। और येलो लिस्ट में 22 नेशन, जिसमें अंगोला, कंबोडिया, जिम्बाब्वे भी है, जिनको 60 दिन दिया जाएगा यूएस के कंसर्न को एड्रेस करने के लिए, फिर वीजा की बात हो। फिर यहाँ तक फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नामीबिया। ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि नामीबिया में पहली महिला राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त की गई हैं, और नेतुम्बो नांदी नदाइतावा, ठीक है, क्या नाम है इनका, नेतुम्बो नांडी नदाइतवा, जो है उन्होंने इतिहास रच दिया है कि वो नामीबिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बन गई 21 मार्च को। ठीक है, और ये कंट्री के 35वें जो स्वतंत्रता दिवस है उसके साथ ये कोइंसाइड किया ये इवेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है म्यांमार अर्थक्वेक। तो म्यांमार अर्थक्वेक की बात करें तो 7.7 रिक्टर स्केल का जो मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है वो मंडाले म्यांमार को हिट किया, और ये म्यांमार और थाईलैंड में काफी ज्यादा डिवास्टेशन क्रिएट किया। इसी के रिस्पॉन्स में भारत ने क्या लॉन्च किया था, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, चलिए अब आते हैं बिहार स्पेसिफिक, बिहार स्पेशल में। तो बिहार स्पेशल में सबसे पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन का अनाउंसमेंट किया गया बक्सर और वेस्ट चंपारण। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ये बक्सर और वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में अनाउंस किया गया है, बक्सर में नवानगर और वेस्ट चंपारण में कुमारबाग में। ठीक है, SEZ की बात करें तो ये अगर आप देखेंगे तो ये वैसे एरियाज होते हैं, ऐसे क्षेत्र होते हैं एक देश के अंदर जहाँ पे ड्यूटी फ्री स्टेटस रहता है, स्पेशल इकोनॉमिक रेगुलेशन रहता है इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए और नौकरियां बनाने के लिए। ठीक है, इंडिया में SEZ की अगर बात करें उसके इतिहास की, तो पहला जो आप देखोगे एशिया का पहला SEZ जो था वो कांडला गुजरात में 1965 में स्टार्ट हुआ, और 2005 में फाइनली इंडिया ने SEG एक्ट लाकर इसको फॉर्मल रिकॉग्निशन दे दिया है। 2024 के लास्ट का अगर डेटा बताएं तो 379 SEZ जो है वो टोटल अभी ऑपरेशनल पूरे देश भर में है, और 64% इसमें 5 राज्यों में ही है, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र और महाराष्ट्र। क्योंकि बिहार में ये पहला डेवलपमेंट है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का रिवाइवल। ठीक है, तो अभी दशक के बाद जब नालंदा यूनिवर्सिटी दोबारा रीएस्टैब्लिश हो गया था, तो बिहार अब क्या कर रहा है, एक और इम्पोर्टेंट जो लर्निंग सेंटर है एंशिएंट टाइम से विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, उसके ऊपर उसके रिवाइवल के ऊपर काम शुरू कर चुका है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कहाँ पे रिवाइवल हो रहा है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में रिवाइवल का काम शुरू हो गया है।
अगर हम लोग कुछ कॉन्टेक्स्ट समझें तो आप देखेंगे कि बिहार सरकार ने क्या किया है, 87.99 करोड़ यानी लगभग 88 करोड़ रुपए जो है अंतीचक जो गांव है, जो इस विक्रमशिला का जो बचा हुआ रूइंस था वहां से 3 किलोमीटर दूर, वहां पे लैंड एक्विजिशन के लिए दिया है ताकि नया यूनिवर्सिटी का कैंपस वहां पे बनाया जा सके। ऑलरेडी नालंदा को रिस्टोर किया जा चुका है, अब ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के रिस्टोरेशन की बात चल रही है। ठीक है, बिहार दिवस, तो बिहार का जो स्टेटहुड डे यानी राज्य स्थापना का दिवस है 2025 का, वो 113वां एडिशन बिहार दिवस का स्टेट फाउंडेशन डे आप कह सकते हैं। 3 दिन का फंक्शन जो है 22 से 24 मार्च 2025 तक गांधी मैदान चला। हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 25 के सेलिब्रेशन की हाईलाइट बताएं तो इस बार का थीम था एडवांस्ड बिहार डेवलप बिहार, तो आधुनिक बिहार विकसित बिहार जो है वो इस बार का थीम रखा गया, जो कि हमारे विकास की जो एस्पिरेशन है, आकांक्षाएं हैं, उसको दर्शाता है। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो बिहार दिवस जो है वो बिहार जो 22 मार्च 1912 को बना था बंगाल से अलग होके, उसको ये दिखाता है। हालांकि उसमें बिहार में उड़ीसा भी था। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2011 में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बिहार दिवस एक पब्लिक हॉलिडे रहेगा और फिर ग्रैंड एनुअल सेलिब्रेशन इस दिन जो है वो शुरू किया जाने लगा 2011 से। ठीक है, अगला डिजिटेक अवार्ड 2025 में बिहार का अच्छा ये परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो जो डिजिटेक अवार्ड जो एटी गवर्नमेंट के द्वारा नई दिल्ली में 18 मार्च को, उसमें बिहार को गोल्ड अवार्ड मिला फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2 डिजिटल इनिशिएटिव, बिहार कृषि ऐप और स्मार्ट प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी मीटर। तो बिहार कृषि ऐप और स्मार्ट प्रीपेड जो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो सिस्टम हमारे यहाँ चालू हुआ मीटर, उसके लिए बिहार को गोल्ड जो है अवार्ड दिया गया इसके अंदर। ठीक है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर और बिहार कृषि मोबाइल। तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर तो आप जान रहे हो, अब रिचार्ज करते हैं तब आपको ये बिजली मिलती है, रिचार्ज खत्म होता है बिजली काट दी जाती है। बिहार कृषि मोबाइल ऐप क्या है, ये जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर फार्मर्स को जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विस और इन्फॉर्मेशन है वो आपको देखने को यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। ठीक है, अगला टास्क फोर्स एक बनाया गया चाइल्ड मैरिज को बिहार से खत्म करने के लिए। क्या बनाया गया है, टास्क फोर्स बनाया गया क्या चीज के लिए, बिहार से चाइल्ड मैरिज को, बाल विवाह को खत्म करने के लिए। और ये टास्क फोर्स जो है वो किसके चेयरमैनशिप पे बना, चीफ सेक्रेटरी अमृतलाल मीना के चेयरमैनशिप। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि पुलिस को गाइड करना, लोकल अथॉरिटीज को मार्गदर्शन देना ताकि जो चाइल्ड मैरिज है उसके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लिया जा सके, और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके। ठीक है, चाइल्ड मैरिज का कुछ फैक्ट और डेटा अगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि बिहार में हाईएस्ट चाइल्ड मैरिज का रेट इंडिया के अकॉर्डिंग देखा जाए, इंडिया में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5वां हुआ था संस्करण उसका, तो उसके अगर हम लोग डेटा की बात करें तो उस डेटा के अकॉर्डिंग लगभग 40.8% महिलाएं जो हैं, ठीक है, 20 से 24 साल की जो है वो 18 वर्ष से कम की उम्र में शादी कर चुकी है, और बंगाल के बाद ये दूसरा सबसे अधिक प्रतिशत है। पहले से ऑलरेडी कुछ एफर्ट्स हमारे यहाँ लिए जा रहे हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर इन्फॉर्मर इंसेंटिव जो है कि अगर आप सही वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन देते हैं, विशल ब्लो करते हैं, ऐसा कोई कहीं पे कुछ हो रहा है तो आपको 5,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, अगला है शौर्य वेदनम मिलिट्री प्राइड फेस्टिवल 2025। ठीक है, ये एक बहुत ही रिमार्केबल इवेंट जो है वो इस बिहार में कराया गया, और पहला ऐसा शौर्य वेदनम जो फेस्टिवल है 7 से 8 मार्च तक 2025 में मोतिहारी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में कराया गया। शौर्य वेदनम का मतलब होता है रेफरेंस टू वेलोर, रेफरेंस टू वेलोर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये आपको कराया गया मोतिहारी में, जिसमें मिलिट्री जो हमारी कैपेबिलिटीज है इंडियन आर्म फोर्सेज की वो दिखाई गई। एक ज्वाइंट एफर्ट के रूप में कराया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और ईस्ट चंपारण का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। इसको बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने इनॉग्रेट किया, और वहाँ के जो एमपी हैं ईस्ट चंपारण के राधा मोहन सिंह और लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेन गुप्ता वहाँ पे आपको क्या थे, जो इम्पोर्टेंट डिग्नेटरी जो अटेंड किए इस प्रोग्राम को, जहाँ पर आपको देखने को क्या मिला कि कुछ इम्पोर्टेंट हमारे आर्मी के द्वारा, नेवी के द्वारा और एयरफोर्स के द्वारा कुछ चीज़ों का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया। तो आर्मी के द्वारा आप देखेंगे तो K9 वज्र, आर्टिलरी गन T9 भीष्म, इंडिजिनस स्वाति आर्टिलरी रडार, BMP इन्फेंट्री कॉम्बट व्हीकल, नेवी के द्वारा मॉडल्स दिखाया गया सबमरीन का, डिस्ट्रॉयर्स का, और इंडियन एयरफोर्स ने एक फ्लाई पास्ट जो है उसको भी किया, वहाँ पे फाइटर जेट्स के द्वारा एक शो भी पूरा का पूरा कराया गया। ठीक है, चलिए मोतिहारी आप जानते हैं कि ये लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है,
क्योंकि यहाँ पर ही चंपारण सत्याग्रह जो है उसकी शुरुआत यहीं पर थी, यही केंद्र था जहाँ महात्मा गांधी ने अपना पहला मूवमेंट जो है वो किया था। ठीक है। वाल्मीकि महोत्सव 2025, तो सीएम ने इनॉग्रेट किया वाल्मीकि महोत्सव 2025 का 8 मार्च 2025 को। ये महर्षि वाल्मीकि जो है उनको ऑनर करने के लिए होता है। और ये एक यूनिक वेन्यू जो है रिवर वैली प्रोजेक्ट स्कूल, जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अंदर एक स्कूल है, वहां पे ये इनॉग्रेट किया गया। ठीक है। महर्षि, जो हम लोग बात करते हैं वाल्मीकि की, हम लोग ऑनर में इसको सेलिब्रेट करते हैं वाल्मीकि महोत्सव। ठीक है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वीटीआर के अंदर एक स्कूल है, रिवर वैली प्रोजेक्ट स्कूल, वहां पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है। अगला है रिमेम्बरिंग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 62nd डेथ एनिवर्सरी। तो राजेंद्र प्रसाद की 62वीं पुण्यतिथि में अगर उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देखें तो आप समझेंगे कि 3 दिसंबर 1884 को उनका जन्म हुआ था जीरादेई सिवान में। ये काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, बाद में लॉयर बने। और इनको अगर आप देखेंगे तो महात्मा गांधी की लीडरशिप पे इन्होंने, मतलब ये आप पहली बार अगर देखो तो चंपारण सत्याग्रह में वहां पर ये उनके साथ आए थे। और उसके अलावा जैसे कुछ किताबें लिखी, फ्रीडम में तो काफ़ी, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल में हमारा रोल काफ़ी उनका इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वो आपके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के चेयरमैन से लेकर प्रेसिडेंट से लेकर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बनाए गए। तो सत्याग्रह चंपारण में एक किताब उन्होंने लिखा था, सत्याग्रह एट चंपारण। फिर इंडिया डिवाइडेड, जो पार्टीशन और प्री पार्टीशन पॉलिटिक्स था उसके ऊपर। और उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी जो है वो उन्होंने लिखा था। इनकी डेथ 28 फरवरी 1963 को 78 की एज में हो गई थी। अगला, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो रूरल हाउसिंग के बारे में यहाँ बात हो रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना की ग्रामीण के बारे में। तो बिहार के सीएम ने 1200 करोड़ रुपए, जो 3 लाख गरीब परिवार, सॉरी ग्रामीण परिवार हैं, उनको पहला इंस्टॉलमेंट जो है वो ट्रांसफर किया अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ये 3 लाख बेनिफिशियरी को टोटल 1.2 लाख रुपए, लगभग 1,20,000 रुपए मिलेंगे फेज्ड असिस्टेंस में, ताकि एक पक्का घर बनाया जा सके। ठीक है। एमजी नरेगा वेज सपोर्ट अगर देखें तो बेनिफिशियरी को क्या मिला, तो आप देख सकते हैं कि आपको 22,050 रुपए मनरेगा के ऊपर, ताकि वो बिल्डिंग जो हाउस का बना रहे हैं उसके लिए उनको ये सपोर्ट दिया गया। टॉयलेट कंस्ट्रक्शन में मदद 12,000 रुपए, किसके अंदर, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंदर। ठीक है। देन गौर सेंसस की हम बात करें, गौर जनगणना, तो बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पहला गौर का सेंसस जो है वो कराया जा रहा है, जिसको इंडियन बिशॉन भी बोलते हैं। ठीक है। ये पहली बार होगा जब गौर पॉपुलेशन बढ़ा है उसके बाद से कोई सेंसस कराया जा रहा है। ग्लोबल पॉपुलेशन इसका लगभग 30,000 है, जिसमें 85% भारत में ही है। और बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इकलौता हैबिटेट है इन वाइल्ड कैटल का। आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो वल्नरेबल, और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में ये लिस्टेड है। ठीक है। देन रामचंद्र खान सोशल साइंस अवार्ड। तो रामचंद्र खान सामाजिक विज्ञान पुरस्कार 2025 का जो है अगर आप देखेंगे तो वो लोक दर्शन ट्रस्ट जो है पटना, उसके द्वारा ये दिया जाता है। और इस बार ये ज्वाइंटली दिया गया प्रोफेसर आदित्य निगम की किताब के लिए, आसमा और भी हैं, विचारी स्वराज के तकाजे, और हिलाल अहमद की बुक अल्लाह नाम की सियासत। ये 2 किताबों के लिए इन लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड जो है रामचंद्र खान सोशल साइंस अवार्ड, ये सोशल साइंस में के फील्ड में ओरिजिनल वर्क जो हिंदी में लिखा हो सोशल साइंस के ऊपर, उसके लिए दिया जाता है। ठीक है। पटना सासाराम ग्रीनफील्ड हाईवे। ठीक है। तो पटना जो हमारा यूनियन कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर्स का, उसने पटना सासाराम ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट जो है 120 किलोमीटर 4 लेन रोड जो है, ये हाइब्रिड एनवीटी मॉडल जो है, पीपीपी का हाइब्रिड एनवीटी मॉडल, यानी कि पार्टनरशिप ऑफ एजेंसी और गवर्नमेंट के बीच में, ये बनाने का ऑलरेडी परमिशन दे दिया है। ठीक है। ये हमने नेशनल में भी कवर किया था। कोसी मेची इंटरलिंक प्रोजेक्ट को कैबिनेट का क्या मिल चुका है, अप्रूवल मिल चुका है। और ये जो है वो किस प्रोग्राम के अंदर लॉन्च हो रहा है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, उसके अंदर इसको अनुमति और मंजूरी दी गई है। 2029 मार्च तक इसको कंप्लीट करने का टारगेट है। ठीक है। गंगा कुटीर, तो जब हम बात करते हैं गंगा कुटीर, तो गंगा कुटीर किस लिए, तो ये गौरैया के संरक्षण के लिए एक पहल है। ठीक है। तो स्पैरो कुटीर जो है, यानी कि गौरैया को रोकने के लिए जो घर के रूप में गौरैया संरक्षण के लिए सभी पार्कों में अब
गंगा कुटीर इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, ठीक है। और ये एसके पुरी पार्क पटना से इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। इंक्रीज इन डेली वेजेस, दैनिक मजदूरी दर में वृद्धि हुई है अभी, और 1 अप्रैल 2025 से इसको लागू कर दिया गया है। अनस्किल्ड लेबरर्स को अब 424 रुपए मिलेंगे एक दिन के, पहले 412 रुपए था, ठीक है। और सेपैक टकराव 2025 वर्ल्ड कप, ठीक है, ये एक जो है और गेम है सेपक टकराव 2025 में, ये पटना में ऑर्गेनाइज कराया गया 20 से 25 मार्च को। और ये इसमें इंडियन मेन का जो टीम था उसको पहला गोल्ड मेडल जीता जापान, मतलब उनको मिला जापान को हराने के बाद फाइनल्स में। टोटल भारतीय टीम को 7 मेडल मिले, 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 5 ब्रोंज। और मेडल टैली में ये चौथे नंबर पे फिनिश किया, जिसमें टॉप किया थाईलैंड, ठीक है। तो थाईलैंड को 3 गोल्ड मिला, इसलिए वो टॉप किया। सेपैक टकराव की बात करें तो ये मलेशिया में ओरिजिनेट हुआ है, ओरिजिनली वहीं से बिलोंग करता है, और इसको इनफॉर्मली किक वॉलीबॉल बोलते हैं भारत में, जो बिहार के 14 प्रायोरिटी स्पोर्ट्स में एक वो भी आता है, ठीक है। किक वॉलीबॉल इसको बोला जाता है, फिर यहाँ तक। चलिए अब लास्ट है हमारा मिसलेनियस वाला पार्ट। तो मिसलेनियस में सबसे पहला जो न्यूज़ है वो है रामसर अवार्ड फॉर वेटलैंड वाइज यूज। तो वेटलैंड्स के वाइज यूज के लिए, अच्छी यूज के लिए रामसर अवार्ड जो है वो दिया गया किसको, जयश्री वेंकटेशन को। जयश्री वेंकटेशन जो को फाउंडर है केयर अर्थ की, उनको उनको ये अवार्ड दिया गया, और इसके साथ ही उन्होंने अपना नाम हिस्ट्री में दर्ज कर लिया, ठीक है। दिस प्रेस्टिजियस गोल ग्लोबल एक्कोलाइड रिकॉग्नाइजेस एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबल वेटलैंड मैनेजमेंट। तो वेटलैंड का जो मैनेजमेंट है, जो आर्द्र भूमियों का जो मैनेजमेंट है, उसके प्रबंधन के लिए जो कंट्रीब्यूशन कोई इंसान बहुत ज़्यादा देता है उसको ये अवार्ड मिलता है। और ये कोइंसिडेंटली ये इंटरनेशनल वुमेन डे के साथ ही ये फॉल किया, जो अवार्ड इनको दिया गया। तो ये और भी इनके लिए आप कह सकते हैं हिस्टोरिक मोमेंट रूप में देखने को मिला। टोटल दुनिया भर से 12 महिलाओं को ये अवार्ड मिला था, जिसमें कि हमारे यहाँ से जयश्री वेंकटेशन है, ठीक है। अगला है क्लाइमेट लॉस एंड डैमेज फंड, ठीक है। अब जलवायु हानि एवं क्षति कोष, क्लाइमेट लॉस एंड डैमेज फंड है क्या? तो यूनाइटेड स्टेट ने अपना विड्रॉवल इससे पहले तो अनाउंस किया, इसलिए न्यूज़ में ये बना था कि जो भी क्लाइमेट चेंज का एडवर्स इफेक्ट होता है उससे डेवलपिंग कंट्रीज को सपोर्ट करने, ठीक है। और इससे यूएस अभी हाल ही में क्या किया, विड्रॉ कर लिया, जिस कारण से ये दिखता है कि जो यूएस जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, वो अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो बर्डन है उसको खत्म अपने यहाँ से हटाना चाह रहा है, ठीक है। ये जो क्लाइमेट लॉस और डैमेज फंड है, ये कॉप 27 जो है 2022 में जो हुआ था, उससे ये ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024, तो एक नया रिपोर्ट, रिसेंट रिपोर्ट आया आईक्यू एयर के द्वारा, जिसमें कहा गया कि इंडिया वर्ल्ड के मोस्ट पॉल्यूटेड नेशन में से एक है। जो टॉप 20 पॉल्यूटेड सिटीज हैं इंडिया में, अगर आप देखेंगे, मतलब टोटल जो 20, अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड की पॉल्यूटेड सिटीज जो है उसमें 13 भारत में है। और जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन जहाँ पर है वो है बेनीहाट, एक इंडस्ट्रियल सिटी है, कहाँ पे, असम में, ठीक है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत 5वें रैंक पे है पॉल्यूटेड कंट्री के मामले में, जो कि तीसरे प्लेस से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आप बोल सकते हो हुआ है। 2023 में हम थर्ड पे थे। एवरेज PM 2.5 कंसेंट्रेशन भारत में डिक्रीज हुआ है 7% से, और 50.6 तक पहुंच गया है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिरनीहाट, दिल्ली, मुलानपुर, फरीदाबाद, लोनी, नई दिल्ली, गुरुग्राम, गंगानगर, ग्रेटर नोएडा, भिवाड़ी और मुजफ्फरनगर, हनुमानगढ़ और नोएडा वर्ल्ड की टॉप पॉल्यूटेड सिटीज है, ठीक है। अगला, हंटा वायरस। हंटा वायरस न्यूज में अभी रहा, क्यों? क्योंकि एक्टर जीन हैकमैन जो है उनकी डेथ हो गई थी इस कारण से, और उनकी वाइफ बेस्की अराकवा जो है, और आप देखेंगे इनकी दोनों की जो मृत्यु हुई उसके बाद से ये हंटा वायरस जो है वो न्यूज में आ गया। नाउ व्हाट इज हंटा वायरस? इट कंप्राइजेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ वायरसेस कैरिड बाय रोडेंट्स, ठीक है। तो ये जो है, जो चूहे, जो हम लोग बात करते हैं ना, चूहे वाला जो फैमिली होता है रोडेंट्स, उसके द्वारा कैरिड वायरस एक है, ये ग्रुप ऑफ वायरस है। और ये ह्यूमंस के तक ट्रांसफर कैसे होते हैं? थ्रू कांटेक्ट विद रोडेंट यूरिन, फेसेस और सलाइवा, ठीक है। तो डियर माइस जो है वो यूएस में इसका प्राइमरी कैरियर आप बोल सकते हो, जो इसको कैरी करता है, इसको लेकर चलता है, प्रवाहक बोल सकते हैं इसको। एक्सरसाइज खंजर पारा।
एक्सरसाइज खंजर 12 जो है वो एक ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस का एक्सरसाइज है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। 10 से 23 मार्च को ये किर्गिस्तान में कराया गया। ये एनुअल इवेंट हो रहा है 2011 से। इंडियन कंटिजेंट जो था वो पैरासूट रेजिमेंट स्पेशल फोर्सेस की तरफ से रिप्रेजेंट इंडिया को कर रहा था, और किर्गिस्तान कंटिजेंट में किर्गिज स्कॉर्पियन ब्रिगेड था। ठीक है, एक्सरसाइज खंजार 12। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, तो ग्लोबल टेररिज्म रिपोर्ट जो है 2025 का, वो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस आईईपी के द्वारा रिलीज किया गया, जिसमें 163 देशों को कवर किया गया, लगभग 99.7% वर्ल्ड पॉपुलेशन का। और उसमें जो अटैक्स और डेथ इंजरीज है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, टेररिज्म को मेजर करता है। तो जो कंट्रीज हैं जो टेररिज्म से अफेक्ट हुई हैं वो 58 से 66 हो गया है। ठीक है, तो जो डिक्लाइन कंटिन्यूअसली हो रहा था, लगभग 10 साल के बाद देखने को मिला है कि ये इंक्रीज हुआ है। सबसे डेडलिएस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो अभी भी इस्लामिक स्टेट है। और लोन वुल्फ अटैक जो है वेस्ट में वो बढ़ गए हैं। लोन वुल्फ अटैक क्या होता है कि आप रिमोटली किसी जगह पे रह रहे हैं और फिर आप वहां पर कोई अटैक कर रहे हैं, यानी आप उस जगह के हुए इंसान और वहां पे आप अटैक कर रहे हैं, ये कहता है लोन वुल्फ अटैक। अकेला कोई इंसान, बाकी वो अलग अलग इनपुट के द्वारा ये कामों को अंजाम देता है। साउथ एशिया की बात करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान फोर फ्रंट पे हैं मिलिटेंट एक्टिविटी के बढ़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जन औषधि वीक 2025। तो जन औषधि सप्ताह जो है वो 1 से 7 मार्च तक सेलिब्रेट किया गया। थीम था दाम कम दवाई उत्तम। दाम कम दवाई उत्तम इस बार का थीम था। और ये जो इसका पर्पस है वो क्या है कि जो सस्ते और क्वालिटी मेडिसिन हैं उसके प्रति लोगों को अवेयर करना। ठीक है, अगला है सहकार टैक्सी। तो यूनियन होम मिनिस्टर और कोऑपरेशन मिनिस्टर जो अमित शाह, उन्होंने जो है सहकार टैक्सी अनाउंस किया, जो कि एक कोऑपरेटिव बेस्ड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो ड्राइवर्स हैं जैसे रैपिडो के ड्राइवर्स हो गए, स्विगी ओला ये सब, वो अपनी पूरी अर्निंग जो है, यहाँ पे हम बात करें आपको राइड प्लेटफॉर्म की, यानी हम लोग रैपिडो ओला उबर की बात करते हैं, स्विगी नहीं, ओला उबर, तो उनका जो कमाई है वो पूरा पैसा उन तक मिले, ये इनिशिएटिव। अभी मालूम है आपको कमीशन कट जाता है, रैपिडो उबर ओला ये सब कमीशन लेते हैं, तो वो चीज़ है। ठीक है, फिर है नवरत्न स्टेटस। तो नवरत्न दर्जा जो है वो अभी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन आईआरसीटीसी और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन को दिया गया है नवरत्ना कैटेगरी। नवरत्ना ये जो कैटेगरीज होती है, नवरत्ना, महारत्ना, मिनी रत्ना वन, मिनी रत्ना टू, ये कैटेगराइजेशन जो है एक बिजनेस एंटरप्राइज को, जो गवर्नमेंट बिजनेस एंटरप्राइज है, पीएसयूज हैं, उनको दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिजनेस। आप कह सकते हैं उनका बिजनेस का जो रन हो रहा है, जो चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग। तो ये क्राइटेरिया यहाँ पे पूरा आपको समझाया गया है। ठीक है, आईआरसीटीसी 25वां और आईआरएफसी 26वां जो है वो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बना, जिसको क्या मिला, कौन सा स्टेटस मिला, नवरत्न का स्टेटस मिला। ठीक है, यहाँ पे क्राइटेरिया देखिए, मिनी रत्ना के लिए, महारत्ना के लिए, नवरत्ना के लिए। प्रोजेक्ट वाटर वर्थ। प्रोजेक्ट वाटर वर्थ जो है वो क्या है, तो ये मेटा जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है उसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है इंटरनेट सब सी केबल प्रोजेक्ट। इंटरनेट सब सी केबल प्रोजेक्ट का ही नाम दिया गया है वाटर वर्थ। ये 50,000 किलोमीटर लेंथ में क्रॉस करेगा एंड ब्रिंग इनहेंस कनेक्टिविटी टू द यूएस, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका एंड अदर नेशन। इन सब जगहों पे इनहेंस कनेक्टिविटी लेकर आएगा। 50,000 किलोमीटर लंबा ये आपको पूरा का पूरा जो है वो नेटवर्क इसके थ्रू स्टैब्लिश होगा, और ये लॉन्गेस्ट सब सी केबल प्रोजेक्ट दुनिया का बन गया। नेक्स्ट है ब्लू घोस्ट। ब्लू घोस्ट क्या है, एक प्राइवेट लूनर, जो हम बात करें ब्लू घोस्ट क्या है, एक प्राइवेट लूनर लैंडर कैरिंग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, जो नासा के वैज्ञानिक उपकरण, ठीक है, जैसे ड्रिल और वैक्यूम को लेकर चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड किया। ठीक है, ये लैंड किया अभी हाल ही में, ये नासा का है। और ब्लू घोस्ट का जो अपराइट और स्टेबल लैंडिंग है, इट मेक्स फायरफ्लाई एयरोस्पेस द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू प्लेस ए स्पेयरक्राफ्ट ऑन द मून विदाउट क्रैशिंग और टॉपलिंग ओवर। तो प्राइवेट कोई भी कंपनी के द्वारा बनाया गया एयर, अगर आप देखेंगे जो इनिशिएटिव है जिसमें कि एक स्पेस क्राफ्ट मून पे बिना क्रैश किए हुए लैंड किया है, ये अचीवमेंट हासिल किया गया ब्लू घोस्ट के द्वारा। नेक्स्ट स्फीयर एक्स एंड पंच मिशन।
स्फीयर एक्स और पंच मिशन की हम लोग बात करते हैं। तो नासा ने सक्सेसफुली ये दोनों मिशन को स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट पर ऑनबोर्ड करके लॉन्च किया। और स्फीयर एक्स टेलीस्कोप जो है वो क्या करेगा, यूनिवर्स के ओरिजिन को, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की खोज, जो हमारे गैलेक्सी है उनका मैपिंग मानचित्रण करना, और मिल्की वे में पानी की खोज। स्फीयर एक्स का फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, इपॉक ऑफ रियोनाइजेशन एंड आइसेज एक्सप्लोर। और पंच जो है एक 4 सैटेलाइट का मिशन है जो कि सन के कोरोना को स्टडी करेगा और कैसे ये सोलर विंड में कन्वर्ट होता है उसको स्टडी करेगा। ठीक है। चंद्रयान 5 या लुपेक्स मिशन, तो ध्यान से समझेंगे। चंद्रयान 5 जो है, जिसको लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन लुपेक्स भी बोलते हैं, वो इसरो के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है इन पार्टनरशिप विद, मतलब लॉन्च किया जाएगा इन पार्टनरशिप विद जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, दैट इज जाक्सा। इसका पर्पस क्या है कि मून का जो साउथ पोल रीजन है उसको एक्सप्लोर करना, खासकर जो परमानेंटली शैडोड एरिया है, ताकि वहाँ पे पानी की खोज हो सके और फ्यूचर में जो लॉन्ग टर्म लूनर मिशन हैं उसके लिए और ग्राउंड वर्क तैयार किया जा सके। चंद्रयान 5 में 250 किलोग्राम का रोवर, एक सब्सटेंशियल अपग्रेड रहेगा 25 किलोग्राम प्रज्ञान से बात करें तो, जो चंद्रयान 3 में यूज हुआ था। और मिशन को लॉन्च जाक्सा करेगा अपने ऑनबोर्ड S324L लॉन्च व्हीकल से। ठीक है। नेक्स्ट है विक्रम 3201 और कल्पना 3201 माइक्रो प्रोसेसर। आई थिंक दिस टॉपिक वी हैव कवर्ड ऑलरेडी, सो वी विल इग्नोर इट। इसको हमने 2-3 बार आई थिंक हमने लिख दिया है, इसको मैं हटा दूंगा। फायरसैट, तो इट इज अ गूगल बैक्ड इनिशिएटिव aimed at using satellites to detect and prevent wildfire। ये गूगल के द्वारा बैक्ड आपको इनिशिएटिव है जो कहीं ना कहीं क्या करने की कोशिश कर रहा है कि जो भी सैटेलाइट को फायर, मतलब जो फायर वाइल्ड फायर्स हैं उनको डिटेक्ट और प्रिवेंट करता है, उसको यूज करने के लिए गूगल का इनिशिएटिव लाया गया है फायरसैट। ये पहला फायरसैट प्रोजेक्ट फर्स्ट सैटेलाइट वाज सक्सेसफुली प्लेस्ड इनटू लो अर्थ ऑर्बिट। तो इसका पहला सैटेलाइट जो लो अर्थ ऑर्बिट में सक्सेसफुली डाल दिया गया है। ये स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 13 मिशन के अंदर लॉन्च किया गया। ठीक है। इंडिया का पहला इंडिजिनस एमआरआई स्कैनर, तो भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई स्कैनर जो है वो लॉन्च कर दिया गया। वो उसका नाम रखा गया है, आप देखेंगे तो देखिए विकासकर्ता जो है वो है समीर, यानी कि समीर एक ऑटोनोमस रिसर्च और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है माइटी के अंदर, उसके द्वारा ये एमआरआई स्कैनर जो लॉन्च किया गया और वो एम्स दिल्ली में जो है 2025 अक्टूबर तक इंस्टॉल कर दिया जाएगा। ये भारत का बना हुआ पहला एमआरआई स्कैनर है। कौन बनाया? समीर, जो एक ऑटोनोमस रिसर्च और डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है मिटी के अंदर। ठीक है। ये 1.5 टेस्ला का एमआरआई सिस्टम है। गया मिशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर बात करें तो सॉरी, अरे एक सेकेंड, इस साइड में एमआरआई के बाद वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ओके, दो यहाँ पे आर्टिकल हिंदी में छूट गया है। ठीक है, इसको आप इधर देख लीजिए, हिंदी में मैं ऐड करवा के शेयर कर दूंगा, आप इधर साइड में पढ़ लीजिए इसको। तो सुनीता विलियम्स वापस कहाँ पे आ गई? अर्थ में उनका रिटर्न वापसी हुआ, और ये गया मिशन, ये दो आर्टिकल जो है वो आपको यहाँ पे, और स्टार लिंक, आई थिंक 3 आर्टिकल यहाँ पे मिसिंग है। चलिए उसको देखते हैं अभी। तो गया मिशन क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन है जो कि स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। किस लिए बनाया गया है? कि जो हाईली प्रिसाइज 3D मैप मिल्की वे का एक 3D मानचित्र जो है वो तैयार किया जा सके, इसके लिए गया मिशन जो है वो बनाया गया है। इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल एस्ट्रोमिक इंटरफेरोमीटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स। 2013 में लॉन्च हुआ था और अभी ये डिकमीशन किया गया। ठीक है ना। रिटर्न ऑफ सुनीता विलियम्स टू अर्थ। नासा के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम जो हमारे इंडियन ओरिजिन के हैं और बुच विल्मोर ये अर्थ पे वापस आ गया 18 मार्च को, और इन्होंने अभी तक का सबसे लंबा जो स्पेस वॉयज आप कह सकते हो 286 डेज स्पेस में कवर किया। जितना प्लान था उससे 278 दिन ज्यादा। ठीक है। तो ये एक्सटेंडेड स्टे जो था वो क्यों था? क्योंकि टेक्निकल इश्यूज आ गए थे बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट में, इस कारण से वो वापस नहीं आ पा रहे थे। ठीक है। और स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट, तो इंडिया का एयरटेल और रिलायंस जियो है उसने
एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ, स्पेस एक्स के साथ, कि स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को भारत में लाया जा सके। स्टारलिंक क्या है, दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन है जो लो अर्थ ऑर्बिट को यूज करके हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अगला है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की जब हम बात करते हैं तो ये हर, अगर बात करें हम लोग, साल 3 मार्च को बनाया जाता है। ये क्यों ये दिन सेलेक्ट किया गया, क्योंकि इसी दिन जो हमारा साइट्स है, दैट इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, साइट्स अग्रीमेंट जो है उसके ऊपर सिग्नेचर किया गया था 1973 में। इस साल का जो थीम था वो था वन्य जीव संरक्षण विद लोगो और पृथ्वी में निवेश, यानी कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानिट। ठीक है, अगला फर्स्ट रिवराइन डॉल्फिन एस्टिमेशन प्रोजेक्ट। तो भारत की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जो है वो आई, और ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के दिन ही रिलीज किया गया गुजरात में गिर फॉरेस्ट। ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ये कराया गया। और ओवरऑल जो रिवर डॉल्फिन पॉपुलेशन है उसकी बात करें तो 6327, जिसमें गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन और इंडस रिवर डॉल्फिन दोनों आते हैं, बट इंडस रिवर डॉल्फिन केवल 3 है हमारे यहाँ, जो कि ब्यास नदी में पाया गया। उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा डॉल्फिन पॉपुलेशन है, फिर बिहार, फिर बंगाल, फिर असम, फिर झारखंड, फिर एमपी, फिर राजस्थान। ठीक है, सबसे कम पंजाब में है, केवल 3 डॉल्फिन। उसके बाद अगर बात करेंगे तो हाईएस्ट नंबर ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन जो है वो 2397 यूपी में पाया गया और 2220 बिहार। ठीक है, इंडिया 90% जो वर्ल्ड की गैंगेस रिवर डॉल्फिन है उसका 90% आबादी भारत में ही है। बिहार की स्पेसिफिक फाइंडिंग अगर देखिए हम लोग, तो एस्टिमेशन सर्वे जो है वो काफ़ी ज़्यादा डॉल्फिन अक्रेंस जो बिहार में है वो हायर डेप्थ के कारण, जो नदी की डेप्थ ज़्यादा है यहाँ पर, उसके कारण हम देखने को मिलता है। और बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज जो है घाघरा, गंडक, कोसी, जो गंगा को ज्वाइन करे, उस कारण से भी ये देखने को मिलता है। ठीक है, नाउ इंडिया का 58वां टाइगर रिजर्व, दैट इज माधव नेशनल पार्क एमपी। तो माधव नेशनल पार्क एमपी वाला 58वां टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट हो गया। ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है, चंबल रीजन के अंदर। अब हमारा मध्य प्रदेश में टोटल 9 टाइगर रिजर्व है, जो कि स्टेट राज्य भर में सबसे ज़्यादा है, इसीलिए एमपी को हमेशा टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, देन पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। तो पद्माजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो दार्जिलिंग में है, उसको, ये इंडिया का पहला जू बन गया है जो डीएनए सैंपल जो है उसको प्रिजर्व कर रहा है वाइल्ड लाइफ के लिए। किससे, पहाड़ी इलाकों से, स्नोई रीजन से, जहाँ बर्फीले इलाके हैं वहाँ से। ये क्रायोजेनिक कंजर्वेशन इनिशिएटिव का एक पार्ट है। और ये पहला फ्रोजन जू भी जो है वो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो है वो बना है। ठीक है, वंतारा। सो वंतारा की बात करें तो ये एक एनिमल कंजर्वेशन सेंटर आप कह सकते हो, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया, और गुजरात जामनगर डिस्ट्रिक्ट में ये है। और अगर आप देखेंगे तो ये रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा जो है स्टैब्लिश किया गया है, जिसको मुकेश अंबानी के बेटे जो हैं वो इस चीज़ को ओवरसी कर रहे हैं। नेक्स्ट है एरी सिल्क। एरी सिल्क जो है, अगर आप देखेंगे तो ये एकमात्र जो विगन रेशम की हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये विगन जो हमारा सिल्क है दुनिया भर का, उसका इकलौता विगन सिल्क जो है एरी सिल्क है। जबकि अदर जो सिल्क होते हैं उसमें जो मोथ होता है इनसाइड द कोकून इज नॉट किल्ड, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसीलिए इसको वीगन बोला जाता है, कि इसमें जो मोथ का जो इस्तेमाल किया जाता है, जो कोकोन के अंदर रहता है, उसको नहीं मारा जाता है। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है उसको ओइकोटेक सर्टिफिकेशन एरी सिल्क के लिए जर्मनी से मिला है अभी हाल में। ठीक है, जर्मनी से, इसलिए ये न्यूज़ में। देन सेंदुदरनी। तो सेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, तो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात अगर करें तो केरला के जो रिसर्चर्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ केरला के, उन्होंने 2 नए स्पीसीज जो हैं जंपिंग स्पाइडर के, वो सेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला से वेस्टर्न घाट से आइडेंटिफाई किया है। और ये इपिडेलिक्सिया जो जीनस है उससे बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद ओकजोकली ग्लेशियर। ठीक है, ओकजोकली ग्लेशियर जो है, तो इसकी बात अगर करें तो सैटेलाइट इमेज जो है
लगभग 3 दशक पहले जो लिया गया था, वो अब दिखाता है अभी के कंपैरिजन में कि आइसलैंड ऑक्जोलिकली जो है वो डिसअपियर हो रहा है। ये पहला ग्लेशियर था जिसको ऑफिशियली डेड डिक्लेयर कर दिया गया था, द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कॉस्ट क्लाइमेट चेंज इन 2014। ठीक है। अगला है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है वो एक दुनिया भर में रिकॉग्नाइज्ड इको लेबल है जो डेनमार्क बेस्ड फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन एफई उसके द्वारा दिया जाता है। भारत में ऐसे 13 ब्लू फ्लैग बीचेस हैं, जिसमें अगर आप बात करेंगे तो ऋषिकोंडा बीच को अभी जो है वो ब्लू ब्लैक फ्लैग टैग का जो है रिकॉग्निशन दिया गया है। ठीक है, मतलब वापस से मिला है, पहले छीन लिया गया था देकर, वापस से मिला है। वॉलेस लाइन, ठीक है, वॉलेस रेखा क्या है तो ध्यान से देखिएगा, इट इज एन इमेजिनरी बाउंड्री रनिंग थ्रू मलाय आर्कीपेलागो। ठीक है, तो जो मलाय द्वीप समूह है उससे एक इमेजिनरी बाउंड्री जो जा रही है उसी को वालेगा लाइन जो है, वालेस लाइन जो हम लोग बात करते हैं वालेस रेखा बोलते हैं। ठीक है, ये एक इमेजिनरी बाउंड्री है जो कि डिस्टिंक्ट फॉनल रीजन एशिया और ऑस्ट्रेलिया उसको सेपरेट कर रहा है। ब्रिटिश एक्सप्लोरर अल्फ्रेड रसेल वॉलेस के द्वारा 1863 में इसको आइडेंटिफाई किया गया था, इसलिए इसको वॉलेस लाइन ही बोलते हैं। तो वेस्ट साइड जो लाइन के जो एशिया की तरफ होंगे वहां पे एनिमल्स लाइक ओरांगुटन, तो ओरांगुटान, टाइगर और राइनोज रहते हैं, जबकि ईस्ट साइड में आपको दिखेगा तो कंगारू, कोमोडो ड्रैगन ये सब रहते हैं। सुलावेसी ऐसे स्पीसी है जो कि दोनों साइड लाइन के आपको पाए जाएंगे। जो सुलावेसी द्वीप की बात हम करते हैं। सी ड्रैगन 2025। सी ड्रैगन क्या है, एक मल्टीनेशनल एंटी सबमरीन वारफेयर है। तो बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी रोधी युद्ध अभ्यास जो है, ये अगर आप बात करेंगे तो इंडो पैसिफिक अलाइज के बीच में ये हुआ। ये यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी जो 7th फ्लीट है एंडरसन एयरफोर्स बेस गुआम, वहां के द्वारा होस्ट किया गया 4 मार्च से 19 मार्च, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, यूएस और इंडिया भी पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इसके बाद वाइट सॉरी उसके बाद ये अस्त्र, अगला क्या है अस्त्र। तो इंडिया का एरोनॉटिकल जो डेवलपमेंट एजेंसी है एडीए, उसने सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है क्या, द लॉन्च ऑफ द अस्त्र, जो हमारा मिसाइल सिस्टम की हम बात करते हैं, कहाँ से अगर आप बात करेंगे तो एलसीए तेजस ऑफ द चंडीपुर कोस्ट इन उड़ीसा। ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, और इसको तेजस जो हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है उसके चंदीपुर कोस्ट उड़ीसा से उसको लॉन्च ये किया गया है। ठीक है, अस्त्र। वाइट शिपिंग एग्रीमेंट, ठीक है, तो वाइट शिपिंग एग्रीमेंट की अगर बात करें तो ये क्या है, तो इंडियन नेवी और मॉरिशस का जो पुलिस फोर्स है उसने एक टेक्निकल एग्रीमेंट साइन किया ऑन शेयरिंग वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन। ये दोनों नेशन के बीच का एक व्यवस्था है जहां पर जो भी कॉमर्शियल शिप इस रीजन से गुजर रही होगी, उनके जो वाणिज्यिक जहाज है उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने का एक दूसरे को ये वाइट शिपिंग एग्रीमेंट है, किसके बीच में, इंडियन नेवी और मॉरिशस। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025। तो हुरून ग्लोबल लिस्ट 2025 रिच लिस्ट की बात करें तो आपको देखिएगा कि शंघाई जो है मुंबई मुंबई को ओवरटेक करते हुए एशिया का बिलियनियर कैपिटल बन गया है। इंडिया 284 बिलियनियर्स के साथ तीसरे रैंक पे है, यूएस फर्स्ट, चाइना सेकंड। रिलायंस इंडस्ट्री मुकेश अंबानी जो है रिचेस्ट पर्सन एशिया के अभी भी हैं। गौतम अडानी जो है वो इंडिया के बिगेस्ट वेल्थ गेनर जो है वो बनाए गए पाए गए हैं। नेक्स्ट है वेल्थ रिपोर्ट 2025। तो लंदन बेस्ड ग्लोबल प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी फर्म जो है नाइट फ्रैंक, उसने 19वां एडिशन इसका जारी किया। इंडिया का रैंक चौथा है ग्लोबली, जिसमें कि 85,698 लोग सुपर रिच हैं, जस्ट आफ्टर यूएस, चाइना एंड जापान। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025। तो स्वीडन को दोबारा से जो पोजीशन मिला है एज द बेस्ट कंट्री फॉर वर्किंग वुमेन सरपासिंग आइसलैंड। ठीक है, तो महिलाओं के लिए सर्विसेज देश कौन सा, स्वीडन को माना गया है। ठीक है, ये इंडेक्स जो है वो वुमेन की वर्किंग कंडीशन जो है वो किस तरह की है, वो 29 ओईसीडी नेशन जो होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी नेशंस के अंदर जो 29 देश हैं उसके यहाँ पे ये इवेलुएट करता है। यहाँ पे किसको मिला है, ये अगर आप देखेंगे सबसे सेफ क्या है, किसके लिए है वुमेन के लिए एम्प्लॉयमेंट, तो अगर आप बात करोगे तो ये स्वीडन होगा। फ्री स्पीच इंडेक्स, तो भारत का स्कोर 62.6 रहा और ये 24वां रैंक हासिल किया 33 देशों में इन द फ्री स्पीच इंडेक्स।
ये द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच के द्वारा ये कंडक्ट कराया गया था, जो कि यूएस का बेस्ड एक थिंक टैंक है। टॉप रैंक नॉर्वे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जो यूएनएसएसडीएन उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया। 13वां एडिशन इसका लॉन्च किया गया आपको, जो 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया था उसी के साथ ये लॉन्च हुआ। और ये कंट्रीज को किन मैट्रिक्स पे नापता है? जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, जेनरोसिटी और परसेप्शन ऑफ करप्शन। इंडिया का रैंक 118वां है। पिछली बार से तो थोड़ा सा बेहतर है, 126 118, लेकिन फिर भी जो अपने पड़ोसी देश है जैसे नेपाल, पाकिस्तान, फिर ऐसे देश जो कि स्टेबल भी नहीं है, पैलेस्टीन, यूक्रेन, उनसे भी हमारा रैंकिंग जो है वो खराब है। टॉप कौन किया है? फिर से फिनलैंड किया है, ठीक है। सबसे लीस्ट रैंक इसका है अफगानिस्तान का। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025, वैश्विक सामरिक शक्ति सूचकांक की बात करें अगर, तो इंडिया का स्कोर 0.1184 के साथ चौथा पोजीशन रहा, और यूएस टॉप पोजीशन पे, इसके बाद चाइना और रशिया ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। नेक्स्ट है ग्लोबल फाइनेंशियल सेंटर्स इंडेक्स, जीएफसीआई। ये जेड ग्रुप जो है उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया, ठीक है। और इसमें अगर आप देखेंगे इंडेक्स में, तो गिफ्ट सिटी को 46 रैंक दिया गया है। गिफ्ट सिटी गुजरात को 46 रैंक, मुंबई को 52nd प्लेस और दिल्ली को 60वां पोजीशन जो है वो दिया गया, ठीक है, ग्लोबल फाइनेंस सेंटर इंडेक्स के अंदर। सिप्री रिपोर्ट ऑन आर्म्स ट्रेड, ठीक है। तो जो हमारा स्टॉकहोम का इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है सिप्री, उसके अगर डेटा की बात करें, उसके रिपोर्ट की बात करें, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि दुनिया का लार्जेस्ट इंपोर्टर मेजर आर्म्स का 20 से 24 के पीरियड में कौन बन गया है? यूक्रेन। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर के रूप में आया है, 8.3% ग्लोबल इंपोर्ट का इसके यहाँ ही आता है, लेकिन ये 9.3% घटा है, ये नहीं कि बढ़ रहा है, घटा है। रशिया का शेयर जो एक्सपोर्ट्स है इंडिया में, मतलब इंडिया आने में, वो कम हुआ है, लेकिन अभी भी भारत में जो आर्म सप्लाई की बात करें तो रशिया का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। फ्रांस इज द सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ आर्म्स टू इंडिया। और 5 जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं आर्म्स के, वो हैं यूएस, फ्रांस, रशिया, चाइना एंड जर्मनी, ठीक है। अगला, बिकमिंग अ हाई इनकम इकोनॉमी इन अ जनरेशन, ठीक है। तो ये वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट है, बिकमिंग अ हाई इनकम इकोनॉमी इन अ जनरेशन। इसमें कहा गया है कि अगर भारत को एक डेवलप्ड नेशन या हाई इनकम कंट्री का जो टैग है वो अचीव करना है, तो उसको अगले 22 साल तक, 2047 तक 7.8% के एवरेज ग्रोथ को अचीव करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्कर्स 2025। तो शॉन बेकर, उनको 4 अकेडमी अवार्ड्स इस बार दिए गए, 97th अकेडमी अवार्ड यानी नोबेल प्राइज के रूप में, इनके फिल्म जो अनोरा है उसके लिए, ठीक है। 4 अवार्ड सेम फिल्म के लिए जीतने वाले ये पहले इंसान बन गए हैं। इनको बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म एडिटिंग और बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले चारों के लिए दिया गया है। टोटल अनोरा फिल्म को 5 ऑस्कर दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ अवार्ड देखें तो एक्टर इन लीडिंग रोल एड्रियन ब्रॉडी फॉर द ब्रूटलिस्ट, और एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल माइक मेडिसन फॉर अनोरा, ठीक है। फिर हमारा आईफा अवार्ड्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें बेस्ट पिक्चर लापता लेडीज, डायरेक्टर किरण राव, लापता लेडीज के लिए। लीडिंग रोल में बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन, भूल भुलैया 3। एक्ट्रेस लीडिंग रोल नितांशी गोयल, लापता लेडीज। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल रवि किशन, लापता लेडीज। और आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा अवार्ड राकेश रोशन। ज्ञानपीठ पुरस्कार 59वां एडिशन जो हुआ वो जयपुर में आपको राजस्थान, ज्ञानपीठ अवार्ड जो 59वां एडिशन जो है, आपको उसमें आपको दिखेगा कि जो हिंदी राइटर है विनोद कुमार शुक्ला, उनको ये अवार्ड दिया गया, 59वां ज्ञानपीठ अवार्ड। ये इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है। क्या है ये? इंडिया का सबसे सर्वोच्च साहित्यिक अवार्ड में से एक ये है। और ये भारत के, ये आप कह सकते हैं पहले राइटर बने छत्तीसगढ़ से जिनको ये ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है एबल प्राइज। तो मैथ्स का नोबेल प्राइज जो इसको एबल प्राइज बोलते हैं, ये 2025 का जापानीज मैथमेटिशियन मसाकी काशिवारा को दिया गया।
उनका फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन जो रहा एल्जेब्रिक एनालिसिस और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में, पर्टिकुलरली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डी मॉड्यूल्स एंड द डिस्कवरी ऑफ क्रिस्टल बेसिस, इसके लिए अवार्ड उनको दिया गया है। ठीक है, अगला, वर्ल्ड्स मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी वुमेन, विश्व की सबसे असाधारण महिलाएं, उसकी हार्वर्ड की जो सूची लॉन्च हुई है, लिस्ट लॉन्च हुई है 100 की, ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे रिलीज किया गया और भारत से 4 जो है वुमेन आपको दिखेंगे, नीता अंबानी, पूर्णिमा देवी बर्मन, पीवी सिंधु और पार्वती जहांगीर जो है वो इंडिया से इसमें आई। ठीक है, होलबर्ग प्राइज, अब होलबर्ग पुरस्कार 2025 क्या है, तो ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, लॉ और थियोलॉजी के फील्ड में जो नोबेल प्राइज के इक्विवेलेंट माना जाता है होलबर्ग प्राइज, ये 2025 का गायत्री स्पिवक को दिया गया। किसको? गायत्री स्पिवक को ये होलबर्ग प्राइज जो है वो दिया गया है। ठीक है, सरस्वती सम्मान 2024, तो संस्कृत स्कॉलर जो है महम उपाध्याय साधु भद्रेश दास, उनको यह अवार्ड सरस्वती सम्मान 2024 का दिया गया, उनकी किताब स्वामी नारायण सिद्धांत शुद्ध जो संस्कृत में था उसके लिए। ठीक है, ये वाला डिस्कस किया हुआ है, 6 प्रॉपर्टी जो यूनेस्को में आई है हमने कर रखा है। क्रिस्टी कोवेंट्री, तो क्रिस्टी कोवेंट्री जो है अगर आप देखेंगे तो वो फर्स्ट फीमेल और अफ्रीकन आईओसी की प्रेसिडेंट बनाई गई। ये थॉमस बैच को सक्सीड करेंगी और ये 2033 तक पोजीशन होल्ड करेंगी। ये 10वीं आईओसी जो हमारा ओलंपिक कमेटी है उसकी प्रेसिडेंट है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स, दो सेकेंड फेज जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का है वो 9 से 12 मार्च गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में कराया गया। पहला फेज लेह लद्दाख में 23 जनवरी से 27 जनवरी ऑलरेडी हुआ था। आर्मी इस गेम और टैली जो है मेडल टैली है उसको ये लीड किया, कौन? आर्मी। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 ये 17 से 23 मार्च को यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में हुआ। पहली बार टूर्नामेंट एशिया के बाहर होस्ट हुआ है। इंडिया दोनों ही टाइटल जो है इस वर्ल्ड कप में जीता, मेन और वुमेन दोनों का। ठीक है, दोनों ने इंग्लैंड को ही हराया फाइनल्स में। ठीक है, चेयरमैन ऑफ एचपीसीएल, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने विकास कौशल को नया चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अगले 5 साल तक के लिए अपॉइंट कर लिया है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जो पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई प्राइवेट सेक्टर का एग्जीक्यूटिव, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वो प्राइवेट सेक्टर का जो ये रिप्रेजेंटेटिव है, अथॉरिटी है, वो पहली बार किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को ऑयल और गैस इंडस्ट्री में लीड करने के लिए चुना गया है। ठीक है, यहाँ पे तो ये आपका पूरा का पूरा हमारा डिस्कशन था मैगजीन का। इसके वन लाइनर से जो आपको एक बार देखते रट्टा मारना है, इसको और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।